एक नया चीज आ गया है विच इज कॉल्ड पीआर। Do they really pay to get featured? PR एक्टिविटी होता क्या है बेसिकली? कि आपको आपका पर्सोना दुनिया की साइड कैसे दिखाना है। बहुत हम्बल बनते हैं वो बाहर, या उनका PR बनाता है जो भी है। PR will be behind the camera telling you to like wrap it up. That is the annoying part. When how much PR is too much PR? और ये सवाल पूछना चाहिए कार्तिक आर्यन से। PR तो पहले भी होता था। हाँ बट अभी कुछ ज्यादा हो गया। ऑलराइट, तो PR यानी पब्लिक रिलेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे सेलिब्रिटीज, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, यहां तक कि पब्लिक फिगर्स अपनी इमेज और रेपुटेशन को मैनेज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मीडिया और पब्लिक के सामने अपने आप को अच्छा इंसान दिखाना, अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करना। जहाँ पे पीपल ट्राई टू हार्ड टू पोजीशन देमसेल्व्स, सेट अ परसेप्शन अबाउट देमसेल्व्स। जब कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाए, किसी भी ब्रांड या सेलिब्रिटी को अपनी पब्लिक इमेज को नेगेटिव इमेज से पॉजिटिव इमेज बनाना हो, उस वक्त PR एजेंसीज एंड PR प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है और फिर यही एजेंसीज न्यूज, डिजिटल मीडिया, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, हर तरह के प्रमोशनल कैंपेन्स के थ्रू सेलिब्रिटीज का नाम और उनकी पब्लिक इमेज को पॉपुलर या फिर इमेज क्लीन करते हैं। There's no magic left about an actor. वैसे PR ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसी स्पाइडर वेब के जैसा है जिसमें 4 से 5 टाइप्स बिल्कुल मेन है। मीडिया रिलेशंस में ना न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन पोर्टल्स में ब्रांड या सेलिब्रिटी की इमेज बनाने का काम होता है, जैसे पॉजिटिव न्यूज की प्लानिंग करना, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और मीडिया से अच्छे रिलेशन बनाकर रखना। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ भी जाए ना तो उसे उसी वक्त मैनिपुलेट करके क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करना। सेकेंड टाइप है सोशल मीडिया PR का। सोशल मीडिया PR में ना ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह किसी रील, वीडियो या पोस्ट हैशटैग के थ्रू पब्लिक फिगर को ट्रेंड करवाना। आपको अगर फेक फॉलोअर्स चाहिए मिल जाएंगे, आपको पेड वायरल कंटेंट बनवाना है बन जाएगा, हैशटैग और पॉजिटिव पब्लिसिटी कैंपेन चलानी है चल जाएगी, या किसी कंटेंट पे नेगेटिव कमेंट्स आ गए तो उनको एजेंसीज के थ्रू हटवा कर अच्छे से अच्छे कमेंट्स लिखवाने हो, पूरे सोशल मीडिया में आपके नाम का डंका बजाना हो। जैसे ही रील स्क्रॉल करूं, हर 3 रील बाद इसकी ये फोर्ज्ड प्रमोशन की रील आ रही है। भाई इतना भी ऑब्वियस PR मत कराओ भाई। बज सकता है थ्रू सोशल मीडिया PR। थर्ड टाइप आता है क्राइसिस मैनेजमेंट का। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब कोई सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, तब उसे डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके लिए नई PR स्टोरीज बनाई जाती हैं ताकि पुरानी कंट्रोवर्सीज दब सके, और कई तरह के सोशल वर्क कैंपेन्स चला के इमेज को ठीक किया जाता है। फोर्थ टाइप है इवेंट PR का। इवेंट PR ना प्रोडक्ट लॉन्च करवाने में या फिर अवार्ड शोज मैनेज करने में, फिल्म के प्रमोशंस के इवेंट्स मैनेज करने में, उनकी प्लानिंग करना या फिर उसे बेस्ट दिखाकर कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये सब कुछ होता है इसमें। और पांचवा टाइप है सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर PR। इसमें सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और इवन पॉलिटिशियंस की ब्रांडिंग और कंट्रोवर्सीज हैंडल होती है, जिसमें किसी सेलिब्रिटी का किसके साथ अफेयर, रिलेशनशिप और ब्रेकअप हुआ है उसकी फेक न्यूज चला के लोगों के बीच में इनके बारे में बात करवाना, या फिर कौन से इन्फ्लुएंसर ने पब्लिक में तमाशा कर दिया, या फिर इलेक्शन के टाइम पे वोट बैंक ज्यादा हो तो पॉलिटिशियन के साथ पॉडकास्ट होना। हमें लग रहा है कि यार इसमें परफॉर्मेंस में इतना कोई खास कुछ चैलेंज भी नहीं है, पता चला उसका वो हवा बनाई जा रही है। आप सोच रहे होगे कि क्या है ये, हम यहाँ पर अपने घर की 4 बातें पब्लिक में सुन ले और उनमें से अगर 3 बातें भी अगर हमारे परिवार के फेवर में है तो यार वो तारीफ सुन के हमें कितना अच्छा लगता है। पर वहीं ऑफिस में बॉस की तारीफ करने वाले को हम लोग चापलूस बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें वो अपना फायदा देख रहा है, और यही फायदा मिलता है PR एजेंसीज को, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में प्रॉफिट बोल सकते हैं। क्योंकि PR एजेंसीज की शुरुआत आज से 10-15 साल पहले नहीं हुई थी जब भारत में जियो आया था। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखने जाए ना तो इसके रूट्स ना एंशिएंट टाइम से जुड़े हुए हैं, और जब 90s में वर्ल्ड लिबरलाइजेशन हुआ तो उसके बाद PR इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। आज डिजिटल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट आने के बाद ना PR ग्लोबलाइज हो गई है। आज हर इन्फ्लुएंसर, ब्रांड, पॉलिटिकल फिगर अपनी इमेज को ना कंट्रोल करके पब्लिक के दिमाग में वो इमेज डाल रहा है जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती। खुद नहीं कह सकती ना। I think people are saying पैसे खिला के बुलवा रही हो। टाइम बाय टाइम बॉलीवुड में किस तरह PR हुआ ना, आइए आज हम वो देखते हैं। तो मैं राजीव कुमार आज तुम्हें बताऊंगा द डार्क रियलिटी ऑफ बॉलीवुड PR। तो अगर तुम YBP फिल्मी पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।
हम बॉलीवुड के बारे में ना सुनते आए हैं कि इंडस्ट्री में पहले पीआर नहीं होती थी। सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत स्पेशल थे, उनमें अपने काम को लेकर पैशन था, उनकी स्टारडम में एक अलग ही ऑरा था। ये बात बिल्कुल सही बात है। 60s, 70s, 80s को ना गोल्डन एरा कहा जाता है। उस दौर में एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर अपने काम से जाने जाते थे। आज भी अगर हम किसी फोटो या फिल्म के गाने में उन्हें सुन लें या अगर देख भी लेना तो फट से पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं हमारी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। देव आनंद अलग ही स्टार थे। आज भी उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन और डायलॉग डिलीवरी चेहरे पर यार स्माइल ले आती है। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग थे। उनकी सीरियसनेस और मेथड एक्टिंग के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस थे। किशोर कुमार जितना बोले यार उतना कम है। एक्टर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, क्या जोड़ी थी इनकी और मधुबाला की। एंड शम्मी कपूर बॉलीवुड के फर्स्ट रॉक स्टार कहे जाते हैं। उनका डांस और उनकी एनर्जी मैच करना इम्पॉसिबल है। और राजेश खन्ना जिनको फर्स्ट इंडियन सुपरस्टार कहा गया, उन्होंने लगातार 15 सोलो सुपर हिट फिल्में दी हैं। फिर विनोद खन्ना, जितेंद्र, मधुबाला, धर्मेंद्र, रेखा, हेमा, श्रीदेवी जो फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार थी, इन सब में कोई ना कोई अलग बात थी। पर इन सब का स्टारडम का ऑरा क्यों था? आप लोग आज के आर्टिस्ट को भूल जाते हैं पर तब के आर्टिस्ट को अभी तक नहीं भूल पाए। मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, ओ साथी रे, लोग आज भी इन गानों को नए गानों से ज्यादा सुनते हैं। फिर मोहम्मद रफी, क्या आवाज थी यार। क्लासिकल म्यूजिक, रॉक म्यूजिक या फ्यूजन, हर जॉनरा के खिलाड़ी थे वो। लता मंगेशकर जी, उनको सुनना तो भाई एक अलग ही सुकून रहा है। आर.डी. बर्मन के गाने महबूबा महबूबा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। पर कभी आपको लगा कि ये गाने 50 साल पुराने हैं? नहीं ना, ये काम टाइमलेस है गाइस, बियॉन्ड पीआर है। लेकिन आप समझना उस टाइम भी पीआर होता था। हाँ, वो बात अलग है कि आज के मुकाबले थोड़ा अलग था, क्योंकि पहले बॉलीवुड पीआर गेम्स गॉसिप मैगजीन से होता था, जैसे कि स्टारडस्ट, सिनेब्लिट्स, फिल्म फेयर, शो टाइम, मायापुरी। ये सारी की सारी मैगजीन्स ना एक स्टार की इमेज बनाने या बिगाड़ने का एक इंपॉर्टेंट काम करती थी, जिसमें सिर्फ आपसी रंजिश में सेलिब्रिटीज का नाम डुबाने के लिए भी ना पेड पीआर होती थी। फिल्म इंडस्ट्रीज में पहले पीआर एजेंसीज उतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी। फिल्म जर्नलिस्ट डिसाइड करते थे कि यार कौन स्टार बनेगा, कौन स्टार नहीं बनेगा, या फिर कौन कितना फेमस बनेगा। किसी स्टार की पॉपुलैरिटी इस बात पे डिपेंड करती थी कि उसका नाम गॉसिप मैगजीन्स में कितनी बार आता है। इन मैगजीन्स में छपने वाली ज्यादातर गॉसिप्स को सेंसेशनल बनाने के लिए ना बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता था। 90s तक दिव्यानी चौबल बॉलीवुड का कॉलम लिखती थी। इंडस्ट्री के कई लोग ना इनसे डरते थे, क्योंकि ये किसी परफॉर्मर के बारे में गॉसिप लिखकर उसे स्टार बना सकती थी तो किसी को एक्सपोज ही कर देती थी। इनफैक्ट फिल्म इंडिया मैगजीन के बाबूराव पटेल ने एक्टर्स का मजाक उड़ाते हुए किशोर कुमार को बंदर तक बोला है, दिलीप कुमार को भागा हुआ कैदी बोल दिया है, तो पृथ्वीराज कपूर को बदतमीज पठान तक बोला है। शांता आप्टे तो इतना नाराज हो गई थी इनसे कि उन्होंने सीधा बाबूराव पटेल के ऑफिस में जाके उन्हें थप्पड़ ही मार दिया। और ये जो पेड न्यूज का सिस्टम है ना, ये वहीं से शुरू हुआ था। अक्सर इंडस्ट्री के लोग मैगजीन्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, पर गॉसिप जर्नलिस्ट ना खुद अपनी मर्जी से ही डिसीजन ले लेते थे। उस वक्त सुपर मैगजीन्स में 50 रुपए पर गॉसिप न्यूज देने का सिस्टम चलता था। फिल्म एग्जीबिटर बताते हैं कि पहले भी ब्लॉक बुकिंग होती थी, बस पहले ना ब्लैक में टिकट्स बेची जाती थी या फिर खिड़की से टिकट खरीद कर लोगों को फ्री में बांट दी जाती थी। 1975 में जब इमरजेंसी हुई थी ना, तब गवर्नमेंट ने स्टारडस्ट के साथ कई मैगजीन्स को बैन कर दिया था। वो इंसिडेंट दिखाता है कि गॉसिप का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था। स्टारडस्ट ने भी अमिताभ बच्चन का नाम यूज करना बंद ही कर दिया था, क्योंकि उन्हें जया भादुरी का पति या फिर लंबू कह दिया था उन्होंने। पर सबसे खास बात, 90s तक डेल भगवागर ने जर्नलिस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन बंद कर दिया। डेल को बॉलीवुड का ना पीआर गुरु कहा जाता है, जिसके कारण फिल्म जर्नलिस्ट की मनचाही गॉसिप बंद होने लग गई और पीआर कंट्रोल्ड कंटेंट बनने लग गया, जिसमें प्रोडक्शन हाउस, फिल्म्स और एक्टर्स पूरी इंडस्ट्री का यूज करके अपनी इमेज को अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे। इसमें पीआर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को नेगेटिव गॉसिप डिलीट करने के लिए ना पैसे देने लग गए। जैसे महेश भट्ट ने एक पीआर को फिल्म रिव्यू बदलने के लिए क्रिटिसाइज किया था, ये कहते हुए कि आप लोग कहते हैं कि पहले जेन्युइन लोग थे, उनकी पर्सनालिटी में एक ऑरा था, उसका कारण बस यही है कि तब ऑडियंस और इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ा गैप था, जिसके कारण फिल्म एक्टर्स की लाइफ ना बहुत मिस्टीरियस लगती थी लोगों को।
पीआर की एक्चुअल स्टोरी ना 90s के बाद तेज हो गई। पीआर एजेंसीज ने स्टार बनाने का काम अपने ही हाथ में ले लिया। पहले टैलेंट और ऑडियंस का प्यार किसी का स्टारडम डिसाइड करता था, पर सोशल मीडिया, पेड न्यूज, फेक कंट्रोवर्सीज, प्लांटेड रिलेशनशिप एंड बॉक्स ऑफिस मैनिपुलेशन ने असली और नकली स्टार में फर्क मिटाना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री फैमिली बिजनेस, फैमिली लेगेसी और फैमिली नेटवर्क का एक अड्डा बन गया है। वाईआरएफ, धर्मा, यूटीवी, एरोस जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ना और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग लेकर आए। प्लस सैटेलाइट टीवी, गॉसिप शोज लाइक जूम, E24 जैसे प्लेटफॉर्म्स ने स्टार की पर्सनल लाइफ को एक प्रोडक्ट ही बना दिया। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक और लेजेंड कैसे बने, जबकि वो तो एंग्री यंग मैन थे ना। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। उन्होंने अपनी पावर को डेलिबरेटली मैनेज किया है। उन्हें महमूद साहब ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, लेकिन सक्सेस मिलते ही बिग बी ने उन्हें इग्नोर ही कर दिया। कादर खान को भी इसीलिए साइडलाइन किया गया क्योंकि उन्होंने बिग बी को सर कहने से मना कर दिया था। राजेश खन्ना का डाउनफॉल भी बिग बी की सक्सेस से खत्म होने लग गया और अमर सिंह के साथ भी वही खेल खेला गया। इतना ही नहीं, रेखा, अमृता सिंह, प्रवीण बाबी इन पब्लिक रिलेशंस के अलावा जब वो बैंकरप्ट हो गए, पॉलिटिक्स में भी हारे, बी ग्रेड फिल्मों में काम करने लग गए, तब जाके उन्होंने अपनी नेगेटिव इमेज को हम्बल और इंटेलेक्चुअल टाइप का बना के केबीसी से कमबैक कर लिया और पब्लिक के सामने अपने ईगो, एटीट्यूड और हाई पावर को शांत, समझदार, लेजेंड की तरह एक आइडियल बना दिया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ गुड पीआर। शाहरुख खान, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बहुत रिलेटेबल स्टोरी लगती होगी आपको, पर पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? इन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबो स्कूल से पढ़ाई की है, जहां राहुल गांधी, संजय गांधी, प्राइम मिनिस्टर के बच्चे पढ़ते थे। इनके फादर ने मौलाना अब्दुल कमाल आजाद, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट लोकसभा चुनाव लड़े थे। लेजेंड दिलीप कुमार साहब और इनके पापा पेशावर के दोस्त थे दिल्ली में, ये एक दूसरे के पड़ोसी ही थे। एसआरके को वो अपना मुंह बोला बेटा मानते थे और आज से 35 साल पहले जब ये दिल्ली से मुंबई आए थे ना, तो इनकी मम्मी ने इनको 10,000 रुपए दिए थे। आज की डेट में वो 1.5 लाख रुपए हैं। उस टाइम लोगों के पास साइकिल और स्कूटर होना भी एक बहुत बड़ी बात थी, पर शाहरुख खान के पास कौन सी कार थी पता है? एस्टीम। देख रहे हो, इन्होंने फिल्मों में शुरुआत एंटी हीरो के साथ की थी। पहले नेगेटिव रोल करते थे, फिर शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस बने, जब करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने इनको समझाया। एक बार एसआरके का प्रियंका चोपड़ा के साथ रिलेशन में होने के रूमर्स भी उठे, उनसे सवाल भी किए गए, पर दोनों ने इसे अफवाह बता दिया। पब्लिक में यहां तक बात उठी कि अगर एसआरके गौरी को डाइवोर्स दे देंगे ना, तो इनका करियर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तब एसआरके ने अपनी परफेक्ट हस्बैंड वाली इमेज को बचाने के लिए प्रियंका को इंडस्ट्री से ही कॉर्नर करवा दिया। 2012 में एसआरके ने वानखड़े में सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीजी करती थी, तब उन्हें स्टेडियम से ही बैन कर दिया गया था। बट उन्होंने पीआर से इमोशनल फादर वाला नैरेटिव बनवाकर अपनी ही इमेज को क्लीन करवा दिया। 2021 में आर्यन खान का ड्रग केस हुआ, तब एसआरके बिल्कुल साइलेंट थे। थ्रू पीआर उन्होंने इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बना दिया। जवान जैसी मूवी बनाकर पब्लिक की सिंपैथी ली और कहा जाता है कि जिन फिल्मों से इन्होंने कमबैक किया, उसकी ब्लॉक बुकिंग और पीआर ड्रिवन हाइप बना के रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टारडम प्रूव कर दिया इन्होंने। सोचो, एसआरके एक एक्टर होने के साथ साथ बहुत ही स्मार्ट मास्टरमाइंड भी है, तभी तो इतने सालों में इतनी कंट्रोवर्सी को मैनिपुलेट करके दिल जीतने का बिजनेस किया है इन्होंने। सलमान खान संगीता बिजलानी से शादी करने वाले थे, इवन कार्ड्स तक छप चुके थे इनकी शादी के, बस सलमान खान सोमी अली के साथ पकड़े गए। संगीता ने उनसे शादी ही नहीं करी, पर सोमी अली के साथ भी कोई अच्छा रिलेशन एक्सपीरियंस नहीं था इनका, जिसके बाद आज तक सोमी अली रेडिट पर आकर सलमान खान के बारे में पोस्ट करती हैं। ऐश ने सलमान खान पे फिजिकली और मेंटली हरास करने का आरोप लगाया था, वो भी सलमान को छोड़ के चली गई थी। फिर ऐश की विवेक से दोस्ती हुई तो सलमान को ये भी पसंद नहीं आया, जिस पे विवेक ओबराय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने विवेक का करियर ही खत्म कर दिया। 2002 का हिट एंड रन केस और सलमान खान लैक ऑफ एविडेंस के नाम पर बच गए। ब्लैक बक वाला केस गलतफहमी बना दिया इन्होंने। वैसे उन पे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से कनेक्शन होने के भी आरोप लगे हैं, बट कभी साबित नहीं हो पाए। पर बाबा सिद्दीकी और संजय दत्त के रिलेशन अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए दिखते हैं, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी के जाने के बाद ना सलमान
सलमान के चेहरे पे खौफ हम सब ने देखा। तो इस हिसाब से पावर और नेटवर्क की तो कोई कमी नहीं थी इनके पास, इसीलिए उन्होंने बीइंग ह्यूमन लॉन्च करके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उनके नाम से चैरिटी कैंपेन्स करवाई गई जिससे उनकी इमेज अच्छी हुई, वो मसीहा बन गए। फिल्मों में मस्ती भरे, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड कैरेक्टर्स दिखाए गए जिससे मास ऑडियंस को लगने लगा कि सलमान ना रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, कभी बैड बॉय, कभी सबके भाई, तो कभी भाईजान। एक्चुअली क्रेडिट गोज टू फैमिली, नेटवर्क, मनी एंड कनेक्शंस। इनफैक्ट आमिर खान की परफेक्ट एक्टर वाली इमेज भी ना पूरी पीआर स्ट्रैटेजी है। और भाई आमिर खान भी ना नेपो किड्स है। इनके पापा ताहिर हुसैन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे। आमिर बाहर से दिखाते हैं कि यार उनको सलमान और शाहरुख बहुत पसंद है, बट आप उनका करियर उठाकर देखना, स्टार्टिंग में वो नॉर्मल मूवीज करते थे जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश। पर जब उन्होंने इस बारे में सोचा कि वो एसआरके और सलमान की तरह यूनिक क्या कर सकते हैं, तब उन्होंने सोशल टॉपिक्स पर फिल्में बनाना स्टार्ट किया और अपने आप को परफेक्ट एक्टर दिखाया। कहा जाता है कि वो तारे जमीन के टाइम पर बहुत डेस्परेट थे एक फिल्म की हर एक डिटेल को लेकर, इसीलिए थॉटफुल और इंटेलेक्चुअल एक्टर वाली उनकी इमेज बनाई गई। वैसे वो अवार्ड शोज में भी नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि यार ये अवार्ड शोज ना फेक है। रिसेंटली कोमल नहाता ने बताया कि जब उन्होंने मंगल पांडे का नेगेटिव रिव्यू दिया तो आमिर ने उनसे नाराजगी दिखाई। पर भाई अगर वो इतने ही इंटेलिजेंट और परफेक्ट एक्टर है तो फिर फिल्म का रिव्यू पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले पा रहे? अक्षय कुमार 90s में जिस भी फिल्म में उन्होंने काम किया किसी भी हीरोइन के साथ, उनको एंगेजमेंट रिंग देकर, कमिटमेंट देकर आ जाते थे। रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, पूजा बत्रा ने मैगजीन्स में खुद ये बात बताई है कि अक्षय ने उनको धोखा दिया है। इनफैक्ट ट्विंकल से शादी करके उन्होंने अपनी इमेज इंप्रूव की। ट्विंकल को अक्षय के अफेयर्स के बारे में मालूम है, पर उन्होंने इमेज बनाए रखने के लिए शादी को कंटिन्यू रखा। कई फिल्में फ्लॉप हुई और नेशनल टॉपिक पर फिल्में बनाकर नेशनलिस्ट वाली इमेज भी इन्होंने अपनी बनाई। उनको कनाडा की नेशनलिटी के लिए बहुत ट्रोल भी होना पड़ा। आलिया भट्ट के पास भी गॉडफादर, कपूर खानदान, करण जौहर, पीआर, पैसा, पावर, नेटवर्क सब कुछ है यार। तभी तो कलंक, सड़क 2, शानदार जैसी फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद 400 से 500 करोड़ की बिग बजट मूवीज में काम करती हैं ये। श्रद्धा कपूर, स्त्री 2 का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के इंस्टाग्राम को जाता है। राजकुमार राव, अभिषेक बैनर्जी, पंकज त्रिपाठी और अपार ने थोड़ी ना कुछ किया है पिक्चर में, क्योंकि मैडॉक ने खुद बताया कि श्रद्धा के कारण फिल्म चली है। बस ऑडियंस ही जानती है कि किसके कारण फिल्म चली है। आज के सारे एक्टर्स अपनी फैमिली की लेगेसी, नेटवर्क, पैसा, पावर, पीआर, दोस्ती, पड़ोसी होने के कारण फिल्म इंडस्ट्री में अपनी इमेज को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग स्किल्स भाई गए भाड़ में। कियारा, सिद्धार्थ, अनन्या, राजकुमार राव पीआर के कारण टिके हुए हैं, जहां इमेज तो छोड़ो, फेस ट्रांसफॉर्मेशन को भी पीआर से कंट्रोल किया जा रहा है और धीरे धीरे ऑडियंस उनके ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही कर ले। लेकिन स्मार्ट पीआर और बड़े बैनर्स के सपोर्ट ने इनकी लाइफ बना दी है। आप देखिए वीर पहाड़िया, जुनैद खान, खुशी कपूर जबरदस्ती प्रमोट किए जा रहे हैं। वीर पहाड़िया के स्टेप अप 69 वाले डांस मूव्स देखा ही नहीं जा रहा भाई, इसको कोई बंद कर दो। इससे अच्छा तो भाई पुराने पीआर वाले दिन थे। जुनैद खान भाई ऑटो में ट्रैवल कर रहा है और सारा अली खान नवाबी परिवार से होके भी। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? पहले भी स्टार किड्स लॉन्च होते रहे हैं, लेकिन तब उन्हें खुद को साबित करना पड़ता था। लेकिन अब इनके कारण आउटसाइडर्स को भी सेम गेम खेलना पड़ रहा है। लाइक तृप्ति दिमरी, बुलबुल और कला जैसी फिल्में करने के बाद भी कमर्शियल फिल्म्स और आइटम नंबर कर रही हैं यार, सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए। बड़े स्टार्स से मीडिया अगर कभी कुछ पूछती भी है तो वो सारे सवाल ना फिक्स होते हैं। आए दिन इवेंट्स में, फेस्टिवल्स में, एयरपोर्ट पे, जिम आते जाते दिखाना, प्रमोशन करना, ये सब ना प्लान्ड होता है। पापराजीज जानते हैं कि कब, कहां, कौन सा सेलिब्रिटी आने वाला है। ये पीआर कल्चर उर्फी जावेद ने अपनी सीरीज फॉलो कर लो ना यार में ये सब कुछ दिखाया है, जबकि उसका पीआर भी उर्फी ने जम के किया है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज अपनी इमेज को कंट्रोल करने के लिए ना खुद ही पापराजीज को मैनेज करते हैं और कभी कभी मीडिया हाउसेज एंड मैगजीन्स भी एक्सक्लूसिव न्यूज और वीडियोस के लिए ना इन्हें मैनेज करती है। इसीलिए तुम ध्यान देना, हर वायरल होने वाला वीडियो, इंटरव्यू, रील, फोटो कैंडिड नहीं होता, वो स्क्रिप्टेड होता है। अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया कि पीआर एजेंसीज पेड रिव्यूज और फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दिखाने के लिए ना इन मीडिया हाउसेज, फिल्म क्रिटिक्स, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देती है। ये रिव्यू फेक होते हैं। कोमल नहाता जैसे ट्रेड एनालिस्ट ने बताया कि 90% of the journalists are writing reviews either for returns in cash
या काइंड। इनफैक्ट पठान, जवान, RRR, पुष्पा, स्त्री 2, स्काई फोर्स, छावा, कई फिल्मों पे फेक कलेक्शन का आरोप लगा है। ये फिल्में ऑन पेपर तो बड़े कलेक्शन दिखा देती हैं, पर कुछ फिल्मों के लिए कहा गया है कि ऑडियंस थिएटर में गई नहीं है। ब्लॉक बुकिंग से फेक कलेक्शन दिखा के फिल्मों को OTT पे हायर प्राइसेस पर बेचा जाता है। जैसे कि स्काई फोर्स के 168 करोड़ का कलेक्शन ब्लॉक बुकिंग से हुआ है। टिकट पे भी 250 रुपए रिफंड पॉलिसी रखी गई है। जैसे कि आप 300-400 की टिकट बुक करोगे, उस पे आपको 250 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 250 आपके अकाउंट में आ गए और प्रोडक्शन हाउस उस 250 को अपनी कमाई में काउंट कर रहा है, जो कि उसने कमाए ही नहीं है, बस डिस्काउंट दिया है। 25-50 रुपए से तो यार 168 करोड़ का कलेक्शन हो नहीं सकता। अब आप कहोगे कि 168 करोड़ सही कलेक्शन तो है, तो मैं आपको एक डायलॉग याद दिलाता हूं जो फिल्म इंडस्ट्री बकायदा फॉलो करती है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट गेम चेंजर का भी 178 करोड़ का कलेक्शन बताया गया है, जबकि उसका भी एक्चुअल कलेक्शन ना सिर्फ 80 करोड़ है। जनता को विश्वास ही नहीं है इन कलेक्शंस पे, क्योंकि कोविड के बाद जनता ने फालतू खर्चा करना ही कम कर दिया है और इतनी महंगी टिकट कौन खरीद सकता है। सिनेमा ओनर्स और एग्जीबिटर्स बता रहे हैं कि ऑडियंस थिएटर में आ ही नहीं रही है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में अवार्ड्स भी PR से फिक्स हो रहे हैं। अभी कार्तिक को आईफा मिलने के बाद पब्लिक रिएक्शंस आपने देखे ही होंगे। ज्यादातर अवार्ड्स उन्हीं को मिलते हैं जो इंसान शो की TRP बढ़ा सकता है, या फिर बड़े एक्टर्स को खुश करने के लिए नई नई अवार्ड्स कैटेगरी बनाई जाती हैं। किसी ने कहा अगर आपने 2019 में गली बॉय की जगह तुम्बाड़ ऑस्कर में भेजी होती ना, तो वो ऑस्कर जीत जाती। बट गली बॉय तो यार इंडस्ट्री लॉबी के कारण भेजी गई, पर उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये था बैड PR डिसीजन। खैर अब तो ऑस्कर में भी घोटाले होने ही लग गए हैं। अभी रिसेंटली अनोरा ने ऑस्कर जीता। इस फिल्म का एक्चुअल बजट $6 मिलियन था और इन्होंने PR पे खर्च किए $18 मिलियन। मतलब ऑस्कर जीतने के लिए फिल्म के बजट से ज्यादा पैसे फिल्म की PR में लगाए गए, जो सीधा सीधा ऑस्कर कैंपेन बैनर्स और कम्युनिटी में जाते हैं। यानी पिक्चर के बजट से 3 गुना ज्यादा पैसा डाला गया है PR में। केवल छोटे बजट वाली पिक्चर बोल के सिंपैथी ले ली, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज और इन्फ्लुएंसर से हाइप बनवा ली, कई सारे फेस्टिवल्स में गए और इस तरह इनके 18 मिलियन कैंपेन पे लग गए। और अनोरा को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, क्या क्या अवार्ड्स नहीं मिले। अगर आपको इसमें कोई स्कैम नहीं दिखता ना, तो एक बार RRR और अनोरा के रिव्यू देखो। दोनों की PR कैंपेन बजट में ना जमीन आसमान का फर्क है। यूजर्स कह रहे हैं कि अनोरा कैसे जीत सकती है। इस पिक्चर ने ट्रॉमा और सेक्स वर्क को रोमांटिसाइज करने के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। एक फीमेल लीड स्टोरी होने के बावजूद मेल POV से दिखाई गई है। इससे अच्छा तो भाई पॉर्न ही बना लेते। कॉन्क्लेव और द निकल बॉयज भी अच्छी फिल्म्स थी, पर उनको इग्नोर किया गया। इस बात से ना सच्ची ऑडियंस नाराज है। कह रहे हैं कि कांट बिलीव दे गिव अ बेस्ट पिक्चर टू अ गिफ। Attention spans really have been going down, guys. बॉलीवुड में ना विवेक ओबेरॉय का करियर बन सकता था, क्योंकि वो उस टाइम मणि रत्नम और राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे। लेकिन सलमान और ऐश्वर्या के पास ने ना उनके करियर की बैंड ही बजा दी। विवेक की PR टीम भी कुछ खास नहीं कर पाई और आज विवेक इंडस्ट्री से दूर कहीं फॉरेन में ना रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। मलिका शेरावत इंडस्ट्री में बोल्ड इमेज लेकर आई, पर उन्हें वो रिस्पेक्ट बॉलीवुड में कभी मिली नहीं। लेकिन वहीं हॉलीवुड में एक A-लिस्टर सेलिब्रिटी होने का इंप्रेशन क्रिएट करने के चक्कर में ना उन्होंने अपने PR गेम को ओवर हाइप्ड और अनबिलीवेबल बना दिया, और आज की डेट में वो भी बहुत कम दिखती है। शाइनी आहूजा अच्छे एक्टर थे, पर एलिगेशंस ने उनके करियर को ही खत्म कर दिया। उनका PR इस कंट्रोवर्सी पे डैमेज कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अभय देओल बहुत अच्छे एक्टर है, पर वो इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स का शिकार बन गए। कभी अपनी फेम और पैसों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, इसीलिए पब्लिक रिलेशन पर उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। और उनको नेपो किड और लेगेसी वाली जैसे फेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जिसके कारण उन्हें बैकलैश मिला। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें याद करते हैं, पर तब इनकी फिल्में देखने थिएटर में कितने ही लोग जाते थे, याद करो। ग्रेसी सिंह, मुन्ना भाई MBBS और लगान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देने के बाद भी इनका करियर नहीं बन पाया। कई फिल्में इनकी फ्लॉप हुई और अपने मैनेजर की डेथ के बाद ना इनके पास किसी का भी कांटेक्ट नहीं था। निनिशा लांबा की जब पहली फिल्म यहाँ आई थी, तब उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो मुंबई में किसी को जानती ही नहीं थी, तो वो उस वक्त एक बड़े सेक्रेटरी के पास गई थी ताकि वो उन्हें मैनेज कर पाए। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे पता नहीं, बट शायद ये रीजन हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्री में ना तब फिक्सिंग हो चुकी थी। रजत
रजत बरमेचा, अमृता राव, विनीत कुमार सिंह, इन्हें इंडस्ट्री में आए हुए 23 साल हो चुके हैं काम करते करते, पर पीआर ना रखना इनके लिए कितना भारी पड़ चुका है आज ये रिलेटेबल हमें लगता ही नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सालों तक उनके लुक्स की वजह से ना रिजेक्ट किया गया, और जब बाद में उन्होंने अपने आप को साबित किया तब जाके उन्हें शाहरुख, सलमान के अपोजिट में रोल मिलने लग गया। सुशांत सिंह, जिया खान, कादर खान, महमूद साहब, प्रवीण बाबी, ये सब इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के शिकार हो चुके हैं। किसी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, किसी ने अपना रास्ता खुद ही बदल लिया, किसी ने कर ली, तो किसी को फर्स्ट लीड रोल से सेकंड लीड रोल दिया, सेकंड से थर्ड से कैरेक्टर रोल, और कैरेक्टर रोल के बाद में इन्हें कुछ काम ही नहीं मिला। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका पीआर कमजोर है या आप वैसी राजनीति नहीं कर सकते। इंडस्ट्री के पॉलिटिशियंस अपने बच्चों के करियर के चक्कर में ना दूसरों के बच्चों का करियर खत्म कर देते हैं, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते, रादर दे गिव अप। पब्लिक में अपना एक परसेप्शन बनाए रखना ना चैलेंजिंग होता है। बड़े से बड़ा नेता, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, डांसर, सिंगर, सबको अपनी पब्लिक इमेज की जरूरत होती है। अगर हम 50s, 60s, 70s की बात करें ना, तब रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, गॉसिप कल्चर, कहीं से कुछ भी लीक करवाकर आपकी इमेज बनाई जा सकती थी या फिर बिगाड़ी जा सकती थी। 90s के बाद से प्रोफेशनल पीआर की बॉलीवुड में शुरुआत, जिस कारण 90s सोशल मीडिया के पीक टाइम थे। तब हमने इंडिया में इतने सुपरस्टार्स देखे, और जब कोविड आया तब कोविड ने हमें जो कुछ सिखाया, समझाया, उससे ये बात तो पक्की हो गई कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब फ्यूचर के बारे में सब बड़े ध्यान से सोचने लग गए। अब इंसान वहीं पर अपना टाइम देगा जहां से उसे कुछ ढंग की चीजें मिलती हो। जैसे फिल्म भी देखे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट तो सबकी लाइफ में। सिनेमा को भी वैसे ही देखने लग गए हैं लोग जैसे कोई लाइव फोटोग्राफ को देखते हैं, जैसे उस फोटो में वो एक मूवमेंट जो आपको आपकी पॉजिटिव साइड की तरफ ले जाए। लोग अब ऐसे पिक्चर देखते हैं। और पॉजिटिव साइड क्या है? लगातार इवॉल्व होना। इतने सालों में इन्होंने उस पब्लिक इमेज को पा लिया है जिसका एग्जिस्टेंस है। फिल्म के सेट के अलावा आप हर जगह एक्टिंग नहीं कर सकते हो। पीआर मैनेजर, पीआर एजेंसीज आपको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकती है, आपके बिजनेस को, आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सकती है। जैसे डेल भगवागर, जिनकी डेल भगवागर मीडिया ग्रुप है ना, ये बॉलीवुड के सबसे बड़े पीआर गुरु माने जाते हैं। इन्होंने ऋतिक रोशन, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा का पीआर किया है। इनकी पीआर एजेंसी कंट्रोवर्सी मैनेजमेंट, और अगर कोई एक्टर किसी क्राइसिस में फंस जाए तो उसे उस प्रॉब्लम से निकालने का काम करती है। इन्होंने कई एक्टर्स के सपोर्ट में न्यूज चैनल्स पर आकर बात भी करी है। इनफैक्ट ये बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की इमेज क्लीन करने के लिए भी जाने जाते हैं। दूसरे हैं स्पाइस पीआर। स्पाइस ने पीके, 3 इडियट्स, कचनी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे कई फिल्मों का पीआर हैंडल किया है, और कहा जाता है कि ये एजेंसी फिल्म्स और एक्टर्स की इमेज को बड़ी स्मार्ट ब्रांडिंग से कंट्रोल कर लेती है। इसके अलावा रेन ड्रॉप मीडिया, जिसे रोहिणी अय्यर चलाती हैं, और यही दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत की पीआर मैनेजर बनी रही। इन्होंने दीपिका के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन को मैनेज किया है। देन यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, जो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड का काम भी संभालता है, जैसे कि एवेटार, लाइफ ऑफ पाई, एक्समेन सीरीज, फॉक्स स्टार स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स के साथ ये काम कर चुके हैं। साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स का इंटरनेशनल पीआर बिल्ड करने का काम भी ये लोग करते हैं। पारुल गोसेन पब्लिसिस्ट इनकॉर्पोरेशन, जो MTV और चैनल V के टाइम से पीआर में, ये भी फेक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने और एक्टर्स की इमेज बिल्ड कराने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। हाइप पीआर, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, करण जौहर, वरुण धवन जैसे कुछ स्टार्स का पीआर हैंडल करती है। इसी ने केसरी, मिशन मंगल, गुड न्यूज जैसे फिल्मों का पीआर किया। ये सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और पेड इन्फ्लुएंसर्स का यूज भी करते हैं। तो इंडस्ट्री में पीआर एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, जिससे किसी भी एक्टर की इमेज बनती है। और इंडस्ट्री में पीआर का सबसे जरूरी काम यही होता है कि वो एक एक्टर की पर्सनालिटी को मार्केट के अकॉर्डिंग बना दे। पीआर टीम मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कंट्रोल करते हैं ये, सो दैट एक्टर्स कैन कंट्रोल देयर पॉजिटिव इमेज इन पब्लिक। अगर आप इस सब्जेक्ट को डीपली समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किसी फिल्म का प्रमोशन फेक रिलेशनशिप्स के थ्रू किया जाता है। बड़ी होशियारी से दो लोग मीडिया में फाइट करते हैं। इंडस्ट्री में ब्रेकअप से लेकर शादी, बर्बादी, सब कुछ पीआर गेम हो जाता है कभी कभी। जैसे ही कोई फिल्म आएगी, कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो भाई देनी ही पड़ेगी। अभी बोलता है कि 31 इयर्स का डिफरेंस है हीरोइन और मुझ में। अरे जब हीरोइन को ये प्रॉब्लम नहीं है, हीरोइन के फादर को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम है भाई? अगर आप किसी रेप्यूटेड पीआर एजेंसी से ऑर्गेनिक न्यूज आर्टिकल लिखवाओ ना, तो इसकी कीमत लगभग 1 लाख से
15 लाख रुपए हो सकती है। इसमें आपके पीआर पैकेज और आप कितनी वेबसाइट्स पे न्यूज चलाना चाहते हो वो डिपेंड करता है। जो एजेंसी बड़ी होती है ना, वो नॉर्मली अपना पूरा पेमेंट एडवांस में ले लेती है। अगर आप साल भर के लिए किसी पीआर एजेंसी को हायर करो ना, तो वो परसेंटेज पर काम करती है, जो 15% से लेकर 25% तक चार्ज करती है। इसका बजट लाखों में होता है। और जो रेप्यूटेड पीआर एजेंसीज होती है ना, वो आपको फिक्स बताएंगे कि हम कितनी वेबसाइट्स पर आपके कितनी न्यूज प्लेस करेंगे, प्लस गारंटी भी देती हैं, अपना बेस्ट देने का वादा तक करती हैं। और जो पेड न्यूज के पैकेज होते हैं ना, उनमें न्यूज के आर्टिकल्स की प्राइस 3000 से 2.5 लाख रुपए तक होती है। पर डिपेंड करता है कि पब्लिकेशंस और पैकेजेस क्या होंगे। एक होता है हाइब्रिड पीआर पैकेज, जिसमें ऑर्गेनिक और पेड दोनों टाइप की न्यूज होती है। जिनके पास बड़ा बजट नहीं होता ना, वो हाइब्रिड पीआर नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक पीआर करते हैं। 2023 में ना इंडियन पीआर इंडस्ट्री ने 2,500 करोड़ का बिजनेस किया है, जिसमें 19% ग्रोथ हुई है। और ये कहा जाता है कि 2030 तक ना इंडियन पीआर इंडस्ट्री ना 4,570 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और अगर 2023 में 13,300 प्रोफेशनल्स पीआर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे ना, तो हो सकता है 2030 तक 22,700 प्रोफेशनल पीआरस होंगे। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड पीआर के जितने फायदे हैं ना, उतने नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि यार आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, लोगों को न्यूज में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे और छोटी सी छोटी मोबाइल स्क्रीन पर इंसान ना आपको बहुत अच्छा बताएगा। आप लोग लॉन्ग टर्म में स्टारडम मेंटेन कर सकते हो, आप नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हो। मतलब आपकी रीच बढ़ेगी। जब भी आप कुछ नया करोगे ना, आपकी लाइफ में कुछ खास होगा, आपकी हर तरफ से ना जय जयकार होने लग जाएगी। अगर कभी कोई कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ हो भी जाएगी ना, तो आपका पीआर चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर देगा और आप उस एनवायरनमेंट में अपने करियर के लॉन्ग टर्म फायदे के बारे में सोच सकते हो। लेकिन किंतु परंतु डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रहेगी। आप जो कुछ कहोगे उसके हजारों मतलब निकाले जाएंगे और जनता आपसे सवाल पूछेगी। आपके बोलने ना बोलने हर पहलू वो जानना चाहेगी, आपको एक्सपोज करेगी। कभी आप टैकल कर लेंगे, कभी आप नहीं कर पाएंगे। तब आपके लिए आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सब कुछ प्रैक्टिकली अपने हिसाब से कर पाए तो भाई तालियां, वरना गालियां। क्योंकि अगर आप अपनी पीआर मैनेज नहीं कर पाए ना, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन पीआर पर निकालोगे या फिर अपनी लाइफ का बैलेंस पीआर के थ्रू ढूंढने लग जाओगे। आपको लगेगा कि आप बिना पीआर के कुछ भी नहीं हो और आप पे हमेशा प्रेशर बना रहेगा। फिर आप बस अपनी कैंपेन मेंटेन करोगे, अपने मैनेजर से अपनी नकली इमेज बनवाते रहोगे ताकि आप पब्लिक में रेलेवेंट रहो। फिर चाहे पीआर अच्छी ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो। फिर भी आप अपना टाइम, पैसा, दिमाग उस कैंपेन में लगाओगे, क्योंकि ऑडियंस के कंटिन्यूअस बैकलैश से आपको लगेगा कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, जो आपके दिमाग में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे डिप्रेशन भी हो सकता है। इंडस्ट्री सिर्फ एक्टिंग और टैलेंट के दम पे नहीं चल रही है। सब जानते हैं यार कि पब्लिक रिलेशंस का काम मीडिया को कंट्रोल करना है, एक्टर्स की इमेज को पॉलिश करके अच्छा सा पब्लिक परसेप्शन बनाए रखना है, ताकि जिन आइडल्स को वो पब्लिक फॉलो करती है ना, उनसे वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो जाए और वो सेलिब्रिटी भी अपनी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल इंसानों की तरह यार जी सके। हालांकि स्टार या आइडल बनने के बाद ना लोग उनसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो उन्हीं आइडल्स को वही लोग बैकलैश तक देते हैं, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज पे, जिसे पढ़ के आइडियल्स को भी खुद पे ना शक होने लग जाता है और कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो कोई अंडरग्राउंड ही हो जाता है और अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो वो पब्लिक में रिस्पॉन्ड भी कर देता है। बट इन सब का कंट्रोल करने का जिम्मा होता है पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर एजेंसीज का। अब ये मार्केट स्पाइडर वेब की तरह इतनी बड़ी हो गई है ना कि ये अब इजीली एक्सेसिबल है, इसीलिए स्टार किड्स का बड़े आराम से प्रमोशन हो जाता है। चाहे गंदी एक्टिंग करे, चाहे पिक्चर 400-500 करोड़ की हो, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और बड़े ब्रांड्स इन्हीं पीआर एजेंसीज का ना यूज करते हैं और फिर पैसे खर्च करके फेम बनाएंगे, ब्लॉक बुकिंग करवाएंगे और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी ना, फिर भी हिट दिखा देंगे ताकि फिर उसे ओटीटी पर अच्छे खासे पैसों में बेच पाएं। और आप इनको कपिल शर्मा शो से लेकर कॉफी विद करण हर पॉडकास्ट में सुनोगे। इनकी फेक लव स्टोरीज, इनकी फेक ब्रेकअप स्टोरीज, इनकी जिंदगी के किस्से, जो सब प्लान्ड होता है। और अगर असली कंट्रोवर्सी है तो उसे पीआर टीम देख लेगी। आर्यन खान ड्रग केस, सलमान खान हिट एंड रन केस, बॉयकॉट स्टोरीज, हर इमेज सुधारनी, मैनिपुलेट करनी इन्हें आती है। ये चैरिटी, सोशल वर्क, स्ट्रगल के किस्से, आई फॉरवर्ड्स
फैन से मिलना या फिर 6 महीने तक शादी खींचना, ये सब कुछ पीआर है। सक्सेस मिलती अच्छे इंसान को ही है, लेकिन उसे मेंटेन करना एक अच्छी पीआर के हाथ में ही होता है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हाँ, पीआर एजेंसीज अपना काम करती हैं। हाँ, अगर उन्हें इमेज व्हाइट वॉश करने के पैसे भी मिल रहे हैं तो एथिकली वो मना तो नहीं करते, क्योंकि काम तो काम है यार। कोर्ट में भी एक विक्टिम होता है और एक कल्प्रिट होता है, पर लॉयर्स दोनों के पास होते हैं। और अगर दोनों में से किसी एक के पास भी लॉयर नहीं होता ना, तो हमारी गवर्नमेंट खुद उन्हें गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करती है, फिर चाहे यार वो विक्टिम हो या फिर कल्प्रिट हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे भी हो, लेकिन पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना हम सबको आना चाहिए। और हम अपने पब्लिक रिलेशंस अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, इवन जिन स्ट्रेंजर्स के साथ हम ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, उन सब के साथ अच्छे ही रखने की कोशिश करते हैं। और यही काम पीआर एजेंसीज, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक फिगर्स के लिए करती है, जिसमें कुछ गलत नहीं है अनटिल वो किसी की इमेज टार्निश करने की कोशिश ना करे। तो गाइज, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर तुम YBP फिल्मी पे नए हो ना, तो यार अब तो हमें सब्सक्राइब कर लो। हम भी जल्दी से 1 मिलियन का टारगेट रखते हैं, हम जल्दी से पहुंचेंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर, अगर तुम्हारा सपोर्ट है हमारे साथ। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। योगी बाबा प्रोडक्शंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं राजीव कुमार साइनिंग ऑफ गाइस। ओके, बाय।